हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो फाइनली आज आ ही गया क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास। जितने भी स्टूडेंट 2024 में हिंदी का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है जो अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 12th में है भैया ध्यान से देखना, नहीं तो एग्जाम देने के बाद आओगे तो पछताओगे कि सर जी ने क्वेश्चन बताया था हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कुछ देर का वीडियो है, ध्यान से देख लेना क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। चलिए देखते हैं। और इस वीडियो में हम हिंदी के 50 नंबर को क्लियर करेंगे, यानी कि जो आपका खंड का होता है हिंदी का, पूरे खंड का को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस बार हम हिंदी में 100 में 99 लेकर आएंगे। आप कहेंगे 100 में 100 क्यों नहीं, तो वो भी हम लाएंगे, बस मेहनत करते रहे, सपोर्ट करते रहे हमको, हम आपको दिलवाएंगे। तो ये एक हिंदी का मैराथन क्लास होगा भैया। पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहे। सबसे पहले देखिए कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, 10 नंबर के पूरे आते हैं भैया। उसके बाद में हम गद्यांश को पढ़ेंगे 10 नंबर के। ठीक है, मतलब ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये कोई छोटा मोटा ऐरा गहरा नत्थु खैरा वीडियो नहीं है। तीसरा हम महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ेंगे, 10 नंबर का ये भी आता है। उसके बाद में हम लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे और उस लेखक का पढ़ेंगे जो ट्रेंडिंग में है, 5 नंबर का ये आता है। फिर हम कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर। टोटल जब ऐड करोगे भैया, टोटल ऐड करोगे तो 50 नंबर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो स्टार्ट होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का आता है और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो में सारी चीजें कवर की जाएंगी, नो टेंशन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर पता होगा तुरंत कमेंट करना। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? का है अंतराल, खा है त्रिशंकु, गा है तट की खोज, खा है वागधारा। तो भैया वागधारा जो है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। किसको किसको पता था कमेंट कर देना। दूसरा क्वेश्चन, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज बताओ जल्दी। का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज जो है ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक को किसने लिखा है? का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है रामवृक्ष बेनीपुरी, खा है विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास होगा मैराथन क्लास, अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। 4 नंबर, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? जिसको जिसको पता है तुरंत कमेंट कर दो। का है हिंदी साहित्य की भूमिका, खा है विचार और वितर्क, गा है बिल्लेसुर बकरिहा, घा है साहित्य का मर्म। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, विचार और वितर्क। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। याद कर लो, समझ लो, दिमाग में रख लो, कुछ भी करो लेकिन याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखो, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, इसमें से कौन सा निबंध है जो हरिशंकर परसाई जी का है? का है विचार प्रवाह, खा है पृथ्वी पुत्र, खा है गा है पृथ्वी पुत्र, घा है तब की बात और थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, तब की बात और थी। ये जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। 5 का घा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, आवारा मसीहा नामक जीवनी के लेखक कौन है? ये सबको पता होगा, आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। घा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। वसुधा जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया? का है रायकृष्ण दास ने, खा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, गा है गे ने, घा है हरिशंकर परसाई ने। राइट आंसर हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। 8 क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है? देखिए हरिशंकर परसाई जी आपके 12th में है, निंदा रस इन्होंने लिखा है। देखो
का है कल्प वृक्ष, खा है धरती के फूल, गा है तब की बात और थी, घा है मेरे विचार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तब की बात और थी। ये जो रचना है ये हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। किस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं इन चारों में से? का है सदाचार का ताबीज, खा है साहित्य का श्रेय और प्रेय, गा है मेरे विचार, घा है मंथन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मेरे विचार। इस रचना के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। मधुआ किस विधा की रचना है? जल्दी से बताओ, मधुआ ये किस विधा की रचना है? का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है कहानी, घा है संस्मरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कहानी। अब ये आपके टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मैंने 10 ऑब्जेक्टिव बता दिया, मैं इसमें 10 ही बताऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस मैराथन क्लास में हमें पढ़ने हैं। ऐसी क्लासेस मैं आपको देता रहता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। चिदम्बरा इस रचना के लेखक कवि कौन है? चिदम्बरा के कवि कौन है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर बताते हैं, खुद का टेस्ट लीजिए। चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम देखेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गद्यांश होगा। भैया 10 नंबर का आता है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मतलब आपको गद्यांश को पढ़ना है, जो दिया जाएगा उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा गिफ्ट में, उसको रख लेना है, मतलब उसका आंसर देना, रखना नहीं। 1 2 3 4 5 और सारे क्वेश्चन गद्यांश से रिलेटेड रहेंगे। मैं तो इसको बिल्कुल हलवा समझता हूं, बहुत ईजी है। देखो पहले पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखो ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ज्ञान शब्दों पर ध्यान दो। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। अब यहां पे आप लोग पहचानो ये किस चैप्टर का है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि कोई ट्रिक नहीं है इसमें, ऐसा वर्ड भी नहीं है जिसको आप लोग पहचान पाए। देखिए अशोक के फूल चैप्टर का ये हमारे है, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब आपका जो ये गद्यांश है किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, आप संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। बस हो गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये जो लाइनें आपको दिख रही है यहां से लेकर यहां तक, इतने का अपने शब्दों में व्याख्या करना है। नहीं कर सकते, बहुत ईजी होता है, अभी मैं बताऊंगा। अपनी तरफ से लिखना है सारी चीजें। तीसरा, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम, मतलब जो मनुष्य की जीवन शक्ति है इसको ध्यान देना। मतलब मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया? तो देखिए मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया क्योंकि वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता भैया, सब इसमें लिखा हुआ है। देखो ये मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। सीधा सीधा आंसर लिखा है, क्या चाहिए जीने को और क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, लेखक ने किसे बाद की बात कहा है? तो देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात कहा है। देखो ये लिखा है, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। बस हो गया, सीधा सीधा आंसर लिखा है। 5 नंबर, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? देखिए वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। मतलब वर्तमान समाज का जो रूप है वही ग्रहण और त्याग का रूप है। देखो यहाँ पे है, वो न जाने, देखो हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो अपनी तरफ से लिख दो, वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। बस हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका कैसे समझेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम है, हम सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। देखो ऐसे एक पेज लेंगे भाई, आपका पेज लाइनिंग वाला रहेगा। ये गद्यांश है, इसको जब सॉल्व करना है प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना होगा। वो तो मैंने बताया है, पूरी कॉपी हिंदी की लिखना मैंने बता दिया। नहीं देख रहे हो, गलती आपकी है, क्या कर रहे हो, सर्च करो क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। देखो जब भी आप गद्यांश सॉल्व करें, इसका फर्स्ट वर्ड जैसे मुझे मानव, ठीक है, डॉट डॉट करके बात है ऐसे लिख देना है। ये मैं क्यों लिखता हूं, ये मैं अपने शौक के लिए नहीं लिखता हूं, इसको लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने कौन सा किया है। देखो ऐसे लिख देना, मुझे
मानव, ठीक है, क्योंकि दो गद्यांश रहेंगे, करना तो आपको एक होगा। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भाई आपने कौन सा किया है, ठीक है। ऐसे लिखा मैंने, मुझे मानव, अब लास्ट में लिख देना है बात है, ठीक है, ऐसे लिख देना। इससे एग्जामिनर जान जाएगा भैया आपने यही वाला किया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो इसको हम संदर्भ लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट डालेंगे और लिखेंगे संदर्भ। भैया एक चीज और मैं बोल दे रहा हूं, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं आपको एग्जाम में ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। फालतू के कलर्स यूज करेंगे तो भैया नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम तो सजाने के लिए, आपको दिखाने के लिए ऐसा पेन यूज करते हैं, और जो पेन मैं यूज कर रहा हूँ ये भी आप नहीं कर सकते, ये जेल मॉडल है, जेल पेन आपको नहीं यूज करना है। देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, हम संदर्भ लिखेंगे प्यारे प्यारे अक्षरों में। देखो ध्यान से, मैं साथ में लिखूंगा आपके, ठीक है, मैं भी लिखना चाहता हूँ। देखो प्रस्तुत, थोड़ा हाथ, भाई ठंडी के कारण हाथ भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, राइटिंग हो सकती है थोड़ा इधर उधर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के कौन सा भाग है भैया? ये गद्य है कि पद्य है? बताइए, आप ही बताइए। ये गद्य भाग है तो लिख दो गद्य भाग, ठीक है, गद्य भाग ऐसे प्यार से लिख दो, ब्लैक से लिखिएगा। में संकलित, में संकलित, तथा लगा दीजिए बीच में, तथा। अब लिखिए लेखक का नाम, हिंदी के सुविख्यात, थोड़ा भैया तारीफ कर देंगे खुश हो जाएंगे ना, सुविख्यात निबंधकार, ठीक है। क्या कौन है निबंधकार भैया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो लिखेंगे आचार्य, ब्लैक से लिखिएगा, ये हमारे लेखक हैं, इनके कारण ही ये चैप्टर हमारे में है, तो इनको ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, द्वारा लिखित, देखिए प्यार से लिख रहा हूं मैं भाई, अरे द्वारा लिखित। अब इनके द्वारा लिखित चैप्टर का नाम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अशोक के फूल, अशोक के फूल, ये चैप्टर का नाम है, अशोक के फूल नामक ललित निबंध से, ये ललित निबंध है अशोक का फूल, तो ललित निबंध से अवतरित है। बस इतना लिखा है, ठीक है, इतना लिखना है, अवतरित है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी अगर हम लिख दें पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो क्या हमें दोनों नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, दोनों तरीका है, चाहे आप वैसे लिखें चाहे संदर्भ लिखें। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। बस हो गया, 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। क्या कर रहे हो? ये देखो 2 नंबर कंप्लीट कर लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका आपको व्याख्या लिखना है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। अपनी भाषा में लिख दो, ऐसा नहीं है कि किताब से याद करके जाओ वही छाप दो। हाँ अगर याद है भाई लिख दो, लेकिन सारी चीजें इसमें अपनी भाषा में लिखनी होती है। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में ध्यान देना, बाकी तो आपको क्वेश्चन का आंसर उसी गद्यांश में मिल जाएगा। देखो ऐसे हेडिंग डालेंगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, प्यार से हेडिंग डालेंगे। देखो लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास में मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वो ये है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वो अत्यधिक निर्मम और मोहमाया के बंधनों से रहित है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती हुई वो सदैव आगे बढ़ती चली गई। बस हो गया, यही लिखना है। अब देखो तीसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो मैंने बताया था ऊपर, ये देखो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो लिख दो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि
वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही। बस इतना सा लिखना है, क्या है इसमें, हटाओ, इसको भी मैंने लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमने 6 नंबर कंप्लीट कर दिया। 4 क्वेश्चन, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है, लेखक ने किसको बाद की बात बताया है, तो देखो लास्ट में लिखा है ये, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, तो ऐसे लिख दो, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया। बस हो गया। 5वां क्वेश्चन देखो, 10 नंबर कंप्लीट हमारा। ग्रहण और त्याग का रूप क्या है, तो देखो इसको भी लिख देंगे हम, तो इसका आंसर होगा वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। बस हो गया। ठीक है, मतलब ये सब इसी में दिया गया। ये देखो हमारे समाज का, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। बस हो गया। 5 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। देखो 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है, मैं इसको इजी समझता हूँ, सर्फ एक्सल इजी। बस हो गया। गद्यांश हो गया। अब चलिए पद्यांश को देखते हैं, हिंदी का जो महत्वपूर्ण पद्यांश है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पद्यांश है, ये देखो मैंने एक ऐसे चैप्टर से लिया है जिसका नाम है अभिनव मनुष्य। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये भैया, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझता हूं। ठीक है, देखिए तो ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। देखो मैंने आपको पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, इसके बहुत सारे पद्यांश बताए, तो आज हम अभिनव मनुष्य का पद्यांश देख लेते हैं। भाई ये भी जानना जरूरी है। देखो, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करो में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता पर सरित गिर सिंधु एक समान। मतलब आज की जो दुनिया है इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई है लेकिन विचित्र है, मतलब वो विचित्र है और नई भी है आज की दुनिया। ठीक है, पहले वाला कुछ नहीं रहा। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, मतलब प्रकृति पर सर्वत्र हमेशा है विजयी, विजय पुरुष आसीन बना हुआ है। मतलब कहने का है कि आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है। हम मनुष्यों ने पूरे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, समझ में आया। है बंधे नर के करों में, कर का मतलब होता है हाथ, करों में वार विद्युत भाप, यानी कि वो कहते हैं कि आज मनुष्य ने जल, बिजली, दूरी, वातावरण, ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है और सभी उसके हाथों में बंधे हुए हैं। मतलब है बंधे नर के करों में, हम जैसे नर और मनुष्य के करों में ही सारी चीजें बंधी हुई हैं। जल, बिजली, दूरी, वातावरण, सब कुछ, टेम्परेचर, सब कुछ हमारे हाथ में बंधा हुआ है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और वो कहते हैं कि हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है। अर्थात प्रकृति के सभी अंगों, अवयवों या क्षेत्रों पर मनुष्य ने पूर्णतः अपना अधिकार कर लिया है। मतलब हम लोगों ने पूरे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, मतलब वो कहते हैं कि अब उसके सामने कोई भी समस्या नहीं है। देखो, है नहीं बाकी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, कहीं व्यवधान समस्या, अब हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं है और कोई भी क्षेत्र नहीं है जो हमें व्यवधान, हमें समस्या पहुंचा सके। लांघ सकता पर सरित गिर सिंधु एक समान, और वो और तारीफ करते हैं कि हम लांघ सकते हैं सरित। सरित का मतलब क्या होता है, नदी, गिर का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, सिंधु का मतलब होता है समुद्र। हम सब कुछ लांघ सकते हैं। आज का मनुष्य हर दृष्टि से इतना अधिक उन्नत और साधना संपन्न हो चुका है कि हम नदी, पर्वत, सागर सभी को समान रूप से पार कर सकते हैं और हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि विज्ञान ने हमें सब कुछ दे दिया है। फोन कर रहे हैं भाई, न्यूज आ जा रही है। नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अभी हम संदर्भ लिखेंगे, बहुत प्यारा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका पहला लाइन है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, इसका व्याख्या करना है। ऐसा मत समझिएगा कि एक ही लाइन में व्याख्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। तीसरा, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर लिए, तो लिख दो आज के मनुष्य ने सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिए, बस। चौथा, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है, तो आज मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। हम लोग हुक्म करेंगे तभी भैया टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा। पांचवा, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, इसका अर्थ क्या है, मतलब
इसका अर्थ है कि आज मनुष्य के लिए जल थल नभ कहीं भी कोई बाधा नहीं है, हमने पूरे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम लोग लिए एक पेज और यहाँ पे वही काम करेंगे। देखो, आज की डॉट डॉट करके लिखेंगे एक समान। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। देखो समझना थोड़ा सा, आज की डॉट डॉट करके लिखेंगे ऐसे ऐसे प्यार से, एक समान, एक समान। ठीक है, ये हमने लिख दिया भैया। अब लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे बहुत ही प्यारा सा, नाम होगा संदर्भ हेडिंग। ठीक है, संदर्भ लिखिए, या आप कवि का नाम, पाठ का नाम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये संदर्भ हो गया। अब देखो, संदर्भ हम बहुत प्यारे ढंग से लिखेंगे, जैसे उसमें लिखा था प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत, वहां पे गद्यांश था, यहाँ पे पद्यांश होगा, मतलब पाठ का नाम, कवि का नाम चेंज कर देना है थोड़ा बहुत। प्रस्तुत पद्यांश कविवर, कविवर हमारे कविवर हैं। ठीक है, कौन है वो, थोड़ा सॉरी, कविवर रामधारी सिंह दिनकर। लिख दो, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, अब देखिए इनकी एक रचना है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कौन सी रचना है, कुरुक्षेत्र, इन्हीं की रचना है। तो ये कुरुक्षेत्र से ही लिया गया है। कुरुक्षेत्र काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के पद्य भाग के, कौन सा भाग है स्टूडेंट, ये है पद्य भाग। भाई पद्य भाग है तो हम पद्य भाग ही लिखेंगे। ठीक है, पद्य भाग में संकलित, बहुत प्यार से हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारे प्यार को व्यर्थ मत जाने देना, अपने प्यार का कर्ज निभाना, मेरे स्टूडेंट भूल न जाना। संकलित, अब लिखना है चैप्टर का नाम अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य शीर्षक काव्यांश, ये काव्य है भैया, काव्यांश से अवतरित है, अवतरित या उद्घृत है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, अवतरित है। तो ऐसे प्यार से संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कविवर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर हो गया है क्लियर, हमने 2 नंबर क्लियर कर लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, इसकी व्याख्या करो। आज की दुनिया विचित्र नवीन, बस इतने का आपको व्याख्या करना, मतलब अपनी भाषा में लिखना है, थोड़ा सा व्याख्या करना है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन। देखो इसको काफी बड़ा हम लिखेंगे, एक लाइन में नहीं लिखना। देखो ऐसे लिखेंगे। दूसरा, मानव के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में की गई उन्नति के विश्लेषण के उपरांत कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आज के संसार में सुनिश्चित रूप से अनेक प्रकार की नवीनताएं देखने को मिल रही हैं, परंतु इनमें से अनेक प्रकार की नवीनताएं हमारे लिए आकर्षक होते हुए भी कल्याणकारी नहीं है। इनके कारण हमारी बुद्धि भ्रमित होकर भटक गई है। कहने को आज हम बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु हमें मानवीय गुणों का लोप हो गया है। हमारी बुद्धि का विकास अवश्य हुआ है, परंतु अपने विवेक की दृष्टि से हम आज भी आदिम युग के असभ्य मानव के समान ही हैं। अब इतना बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे मैंने बताया, आज की दुनिया विचित्र नवीन, कवि जी कहते हैं कि आज की दुनिया बहुत विचित्र है, नवीन है। देखो हमने विज्ञान के रूप में बहुत प्रगति प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और चौथा क्वेश्चन देखो, तीसरा,
आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है? तो डायरेक्टली लिख दो, ऐसे लिख दो, देखो प्यार से। आज के मनुष्य ने सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। हम मनुष्यों ने पूरे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, और ऐसा रहा तो हम चांद पे जाएंगे, थोड़ा जमीन लेंगे, वहीं पे रहेंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। आप कहां जाएंगे? चौथा क्वेश्चन, 2 नंबर कंप्लीट। किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता रहता है? तो आज मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता रहता है। पवन का मतलब वायु। पांचवा, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, इसका क्या अर्थ है? तो लिख दो। कवि के शब्दों में है नहीं बाकी कहीं व्यवधान का अर्थ यह है कि आज मनुष्य के लिए जल थल नभ, मतलब जल थल नभ, नभ का मतलब आकाश, कहीं भी कोई बाधा नहीं है हमारे लिए। उसने समस्त प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। जल, विद्युत, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी मनुष्य के हाथों में है। हमने सब पर विजय प्राप्त कर ली है। हमने चंद्रयान पर हम पहुंच गए हैं। बी आर इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है, इंडिया इंडिया आपने सुना होगा, तो बहुत मजा आता। तो ये आपका हो गया भैया पद्यांश। 10 नंबर कंप्लीट, पांचों का आंसर दे दिया। अब चलिए साहित्यिक परिचय को देखते हैं, लेखक का, कवि का। देखिए साहित्यिक परिचय में मैंने एक ऐसे लेखक को लिया है जो भैया ट्रेंडिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर। ये लेखक कम से कम 10-12 साल आए हैं लगातार, अभी भी आएंगे। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं। देखियो आप में तो ऐसे आता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखिए, लेकिन आपको जीवन परिचय छोटा सा लिख देना है पहले, फिर साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़ा लिखेंगे, फिर आपको उनकी रचनाएं लिखना है। 80 शब्दों में लिखना होता है, बहुत बड़ा मत लिखिएगा। इसका एक और तरीका है, आप स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना सकते हैं। उस बॉक्स में आप जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी शिक्षा, फिर उनके बाद उनका वो किस युग के लेखक है, उनकी मृत्यु, ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, लेकिन देखिए पहले हेडिंग जीवन परिचय छोटा सा जरूर लिखना है। इसमें आपको जन्म, मृत्यु, ये सब लिखना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। मतलब 4-5 लाइन में लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये है साहित्यिक परिचय, मतलब इनका साहित्य में परिचय कैसा है, हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, उसके बारे में लिखना। देखो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी और थोड़ा सा लिखना है। देखो कोई जरूरी नहीं आप इतना बड़ा लिखें, थोड़ा कम करके लिखिएगा, मेरा काम है पूरा बताना। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत की पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया। बस ये हो गया साहित्यिक परिचय। रचनाएं देखो 2 नंबर की रचनाएं होती है, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डाल के ब्लैक से लिखिएगा, मतलब ब्लैक से हेडिंग डाल के ब्लू से लिखिएगा। निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में पाणिन कालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन भी इन्होंने किया था। लेखक का साहित्यिक परिचय हो गया। अब हम लोग चलते हैं कवि में। कवि में हमने जयशंकर प्रसाद जी को लिया है, हाई स्कूल में भी आपके थे और 12th में भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, देखो इसमें भी सबसे पहले छोटा सा जीवन परिचय, फिर उनका साहित्यिक परिचय, फिर उनकी रचनाएं। देखो जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। बस हो गया। साहित्यिक परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व को अलंकृत किया। मतलब कई प्रकार के इन्होंने रचनाएं की, निबंध भी लिखा,
नाटक लिखा, कहानी लिखा, उपन्यास लिखा, क्या क्या नहीं लिखा इन्होंने। रचनाओं पे चलते हैं। रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। ज्यादा रचनाएं नहीं, बहुत फेमस रचनाएं हैं। काव्य ग्रंथ में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, बहुत फेमस रचना है। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, अपूर्ण। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में प्रेम राज्य। हो गया भैया, कवि का साहित्यिक परिचय भी हो गया। देखो, अगर जीवन परिचय और अच्छे से पढ़ना है तो YouTube पर सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो, काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी पे आते हैं। देखो, कहानी जो है मैंने बताया दो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहादुर कहानी, एक पंचलाइट कहानी। तो बहादुर और पंचलाइट दोनों का आप सारांश और उद्देश्य पढ़ लो भैया, 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, लिखकर ले लो स्टाम्प पेपर पे। देखो, हम इसमें पढ़ेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य। क्या उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बहादुर स्टोरी। देखो, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अछूण्य रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। मतलब ये अमरकांत जी की कहानी है, ठीक है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। बहादुर भी एक मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार को नौकर के साथ की गई दुर्व्यवहार की एक कहानी है, ठीक है। आगे देखो, इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी। मतलब आखिर बहादुर कहानी है क्या, किस प्रकार की कहानी है, उसको आपको उद्देश्य में लिखना होता है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, मतलब सिर्फ पूंजीपति लोग ही परिश्रम श्रमिक लोगों का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मिडिल क्लास वाले भी खूब मजा लेते हैं भैया श्रमिकों का। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है, ठीक है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। मतलब बहादुर जो है उसको नौकरी पर रख लिया जाता है, फिर उसके साथ गाली गलौज मारपीट की जाती है, उसको झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। फिर वो घर वाले लोग दोषी खुद को महसूस करते हैं, क्योंकि भाई गलत काम किया है तो दोषी हैं ही आप। आगे देखो, धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। मतलब हमेशा जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए। तो ये आपका है भैया पंचलाइट कहानी। तो स्टूडेंट, इसके बाद एक और टॉपिक आता है खंड काव्य। खंड काव्य जो होता है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके जिले में जो खंड काव्य है उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है वो यहीं पर फिनिश होता है। हमने आपको कहा था क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो सारे टॉपिक तो हमने पढ़ लिए भाई, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, पढ़ाई अब स्टार्ट कर दो लेकर प्रभु का नाम, नहीं तो लोग आपका नाम ले लेकर इतना मजा लेंगे, इतना मजा लेंगे कि भैया फेल हो गए, कम नंबर आया। तो ऐसा नौबत ना आए। आप हमारे स्टूडेंट हैं, खुद को स्ट्रांग बनाओ। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये एक मैराथन क्लास था, 30 से 35 मिनट का वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद।